Hello guys, so now we will start from the Cabinet Mission Plan 1946. So we will start from this Cabinet Mission Plan of 1946. In this plan, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है इसी में छुपा है, इसी मिशन प्लान में छुपा है। ठीक है, ये मतलब बेस रख देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वहां से इंडिया की आज़ादी का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं इसके बाद से। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। सो थ्योरी पार्ट क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैबिनेट मिशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? ये सर पी लॉरेंस के द्वारा यह कैबिनेट मिशन प्लान जो है प्रिसाइड किया गया था सर पी लॉरेंस के द्वारा। इसको मेंबर को याद रखिएगा। एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड साथ द लेबर पार्टी अंडर मिस्टर एटली विन इलेक्शन इन इंग्लैंड। जो लेबर पार्टी से थे, मिस्टर एटली थे, उसमें प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। मिस्टर एटली वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडिया डिमांड फॉर फ्रीडम, वह मतलब इंडिया का आज़ादी देना चाहते थे। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस्ड ऑन फरवरी 1946 क्या अनाउंस किया था? द डिस्पैच ऑफ द मिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मैंने बात की थी। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 24 1946 में वो कैबिनेट मिशन प्लान आया था इंडिया में। ये थोड़ा याद रखिए, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, मार्च में आया था इंडिया में। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया कंसिस्टेड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मिस्टर पेथी लॉरेंस थे उसमें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया के, पेथी लॉरेंस थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन आया था ना 1940 में, ये भी थे। क्या थे सर क्रिप्स? क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ द पोर्ट ऑफ ट्रेड थे। एंड एवी अलेक्जेंडर थे, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। कौन कौन थे? पेथी लॉरेंस थे जो हेड थे उसके। ठीक है, मतलब ये जो पेथी लॉरेंस थे हेड थे, उसके बाद क्रिप्स था ये। ठीक है, सो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, उसके बाद अलेक्जेंडर थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 वाज लेड बाय, किसके द्वारा लेड किया गया था? सर पेथी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 वाज लेड। ठीक है, हु आर नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, इनमें से कौन जो है मेंबर नहीं था? किसका? कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। पेथी लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे एंड एवी अलेक्जेंडर थे। और कौन नहीं था? देखिए, ये थे, बट वावेल नहीं थे। ये तो पहले कमांडर थे, बाद में बन गए गवर्नर, वायसराय एंड गवर्नर जनरल। सो बी विल बी योर आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द 1946 कैबिनेट मिशन, कौन हेड किया था? पेथी लॉरेंस हेड किए थे ना। Who arrived India in 1946 after Second World War, कौन आए थे? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, मार्च में। Which one of the following had proposed a 3-tier polity for India, किसने प्रपोज किया था 3-tier polity? ये थे कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया था। The cabinet mission arrived in India on 24th March 1946 AD and held extensive discussion in April with almost all major leaders of the country. Yeah, the cabinet mission proposed a 3-tier polity for India. The major recommendation of the cabinet mission was to divide the provinces into 3 groups. इन्होंने डिवाइड किया था A, B and C ग्रुप में। Who among the following were not a member of the cabinet mission sent to India in 1946? इसमें से कौन कौन थे? पहले यानी कौन कौन थे? जो पेथी लॉरेंस थे वो थे हेड थे इसके, वो थे। स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो 1942 वाले थे। एवी अलेक्जेंडर थे, एवी मेंबर थे इसके। ये तो बोर्ड वाले थे, ट्रेड बोर्ड के सेक्रेटरी थे इंडिया के। और ये थे, ये क्या थे? एवी अलेक्जेंडर, ये बताया हूँ ना। एवी अलेक्जेंडर क्या थे भाई? देखिए यहाँ बताया हूँ, एवी अलेक्जेंडर लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे, जो इसकी नेवी की नहीं होती उसके हेड थे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे क्रिप्स वाले। और पेथी लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। पूछ लेता है कि कौन क्या था, इसलिए मैं बता दिया इसको पहले। हु अराइव्ड हो गया, यस, हु अराइव्ड इंडिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन लेट्स सी। Cabinet mission sent to India consisted of the Secretary of State for India, Pethi Lawrence, Sir Stephen Cripps, and A.B. Alexander. Who among the following were not a member of the cabinet mission? कौन इसमें मेंबर नहीं है कैबिनेट मिशन के? ये कौन कौन है? पहले जानिए, पेथी लॉरेंस है, A.B. Alexander है एंड क्रिप्स है, और ये J.N. नहीं है। Cabinet mission 1946 comprised of the 3 cabinet ministers. Who among the following were not its member? पेथी लॉरेंस हेड थे, क्रिप्स थे, A.B. Alexander थे, ये नहीं थे। ठीक है, तो मतलब नाम इंपॉर्टेंट है या थीम है, समझ लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है।
हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये थे पैथी लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबल अलेक्जेंडर थे, ये नहीं थे, ठीक है, जॉन साइमन नहीं थे, आंसर हो जाएगा बी। द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया कंसिस्टेड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पैथी लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एंड एबल अलेक्जेंडर थे जो एडमिरल्टी थे, ठीक है, जो हेड थे एडमिरल्टी के, एबल अलेक्जेंडर। जॉन साइमन वर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू गिव रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। विच आर द फॉलोइंग वर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, तो कौन इसके मेंबर नहीं थे, पैथी लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबल अलेक्जेंडर थे, ये नहीं थे। If it made its proposal in May, it still wanted a united India. There was to be the federal union composed of the British provinces. The above quotation related to ये थी कैबिनेट मिशन, बंटवारा नहीं चाहती थी, इसको याद रखिएगा, ये पाकिस्तान इंडिया को कभी बांटना नहीं चाहती थी कैबिनेट मिशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और फेडरल यूनियन की बात की थी, जिसमें पावर सबको डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। देखिए ये वाला बात की थी कि कैबिनेट मिशन थी ये। Promulgated on 16 May 1946, the plan to create a united dominion of India came to be known by the date of its announcement. The united क्या क्या बोला था इसने, the united dominion of India would be given independence, इसको इंडिपेंडेंस मिलेगा इंडिया को। मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता एग्जाम में, जो कैबिनेट मिशन था ना, मुस्लिम लीग की डिमांड का पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था कि आपको पाकिस्तान क्यों दिया जाएगा जब इंडिया एक ही है, तो इसने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन ने 1946 वाला, ठीक है। The union should have an executive and legislative constituted from British India provinces and princely state representative. देखिए जो ब्रिटिश के पास है ना 48% अराउंड इंडिया का पार्ट था, और सब तो किसके अंडर था, प्रिंसेस के अंडर था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फाउंड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म होगी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, कौन सा सही नहीं है। पाकिस्तान को इसने एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात की थी, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडिया की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग राइट की बात की थी, इसकी बात नहीं है, एक्सेप्ट नहीं की थी, ठीक है, तो यह सही नहीं है। Which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council in which all the portfolio including that of war members were to be held by the Indian leaders? The cabinet mission ने बोला था, portfolio मतलब डिपार्टमेंट, the cabinet mission ने बोला था 1946 वाला। The cabinet mission 1946 suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council in which all the portfolio including that of war members were to be held by the Indian leaders. Okay. With reference to cabinet mission, which of the following statement is correct? कौन सही है? It recommended a federal government, इसने recommend की थी फेडरल गवर्नमेंट, सही बात है। It enlarged the power of the Indian courts, कोर्ट की बात ही नहीं की थी, ये सिविल सर्विसेज की बात नहीं की थी, पहला बात सही होगा। तीनों डाबी पूछा था उस समय। The cabinet mission reached Delhi on 24th May 1946 AD. The cabinet mission announced its recommendation on 16th May 1946 को इसने अनाउंस किया था अपना रिकमेंडेशन। The main provisions of the recommendations वर क्या क्या उसने रिकमेंड किया था, अभी मैं बताया हूँ ना, देखिए क्या बोला था। The whole of India including the princely state, जो फॉर्म फेडरेशन की बात की थी कि आप फेडरेशन बनाइए, इंडिया को भी जो पूरा इंडिया प्रोविंसेज है और प्रिंसली स्टेट को मिला कर बनाइए। The central government should be in charge of the foreign affairs. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी इन चार्ज ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी वो किसकी हेड रहेगी, फॉरेन की हेड रहेगी, जितने फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है, डिफेंस की रहेगी हेड और कम्युनिकेशन की हेड रहेगी। द प्रोविंसेज एंड द स्टेट शुड एंजॉय ऑल द पावर्स, ठीक है, प्रोविंसेज और स्टेट जो है उनको ऑल द पावर्स एंजॉय करने की पावर मिलेगी उनको। The British Indian provinces and territories were to be divided into 3 groups. ग्रुप ए में कौन कौन थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, मद्रास था, सेंट्रल प्रोविंसेस था, बिहार था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, बिहार था, बॉम्बे था, उड़ीसा था। ग्रुप बी में क्या क्या था, पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, सिंध था, ठीक है, और सी में क्या था, बंगाल था, आसाम था। मतलब ए में मेन थे, उसके बाद ये तो बी और सी वाला तो डिस्प्यूटेड एरिया था मोस्टली, ठीक है। Apart from this, the provinces of the chief commissioners, Delhi, Ajmer, Marwar and Kurg will be included in the category A. Baluchistan will be included in category B. जो बलूचिस्तान देखिए अभी
अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन। इन्होंने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी इंडिया का। द प्रोविंसेस वुड हैव राइट टू लीव द यूनियन। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ बोल दी थी, देखिए क्योंकि ये एग्जाम पूछा है, सीधी लाइन पूछा था। क्या बोल रहा है? द प्रोविंसेस शुड हैव द राइट टू लीव द यूनियन इन फ्यूचर इफ इट्स सो लाइक्स आफ्टर इलेक्शन अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी एन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट विद लीडर्स ऑफ द इंडियन पार्टी टू टेक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो प्रोविंसेस था ना उसमें वो छोड़ सकते थे और खुद का एक अलग कंट्री ग्रुप में रह सकते थे, ऐसा उनको छूट मिली थी, ठीक है। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, कब इंडिया आई थी? तो मार्च 1946 में आई थी, तो कोई सही नहीं है। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश नेशनल गवर्नमेंट, सही बात है। टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, सही बात है। टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान, टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान। क्या पूछा है कि कौन सही है इसमें, कौन सही है? मतलब मोस्टली तो देखा जाए तो यार दूसरा सही लग रहा है, क्योंकि उसने नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं की थी, फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी। किस गवर्नमेंट की बात की थी भाई? फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी यहाँ पे, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, यहाँ जिन्ना की डिमांड को पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया, कोई डिस्कस बात ही नहीं की थी। तो 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मतलब कौन सही है? दूसरा वाला सही है, ट्रांसफर पावर की बात की थी, मतलब सी विल बी आंसर। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1946 AD टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। इट वाज नाइदर सेंट टू establish the national government nor to work out the details of the Jinnah demand for Pakistan. Given below are two statements, one is labeled as assertion and other as vision. R assertion क्या बोल रहा है? In 1946 the Muslim League withdraw its acceptance of the cabinet mission plan, ठीक है। तो मुस्लिम लीग था, विड्रा कर लिया था कैबिनेट मिशन प्लान से। The Muslim League joined the interim government formed in 1946। ये सही बस उसने ज्वाइन किया था, लेकिन इसका रीजन नहीं है कि विड्रा कर लिया था, ठीक है। ये नहीं लगा, देख लिए ये सही है, मत दोनों, लेकिन रीजन सही नहीं है, क्योंकि देखिए आप क्या बोल रहा है कि मुस्लिम लीग जो है विड्रा कर ली थी, जो एक्सेप्टेंस था कैबिनेट मिशन था, सही बात है। अब मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन 1946, लेटर उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था इंटरिम गवर्नमेंट को, ठीक है, जहाँ जहाँ मेजोरिटी मिले थे उनको। The cabinet mission of 1946 came to India to discuss the transfer of power from the British government to the Indian leadership with the aim of preserving India's unity and granting it independence. Formulated as the initiative of the Clement Attlee। देखिए जब इंडिया आजाद हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, यूनाइटेड किंगडम के। तो मिशन इंक्लूडेड कौन कौन थे मिशन में? लॉर्ड पैथी लॉरेंस थे, लॉर्ड पैथी लॉरेंस थे जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और नेवी लेजेंडर थे। लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे, के हेड थे। लॉर्ड वावेल थे। उसमें जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कौन थे? लॉर्ड वावेल थे। आज़ादी के समय वो माउंट बेटन थे, लेकिन उसके पहले कौन थे? लॉर्ड वावेल थे। द वायसराय ऑफ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एवरी स्टेप बट वाज प्रेजेंट। द मिशन अराइव्ड ऑन मार्च 24, 1946। मिशन कब पहुंचा था? मार्च में 1946 में। According to the mission, the representation of the provincial legislature were to be broken up into 3 सेक्शन, या 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ था, ठीक है। सेक्शन ए में क्या था? मद्रास था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, सेंट्रल प्रोविंस था, बेरार था, बॉम्बे था, बिहार था, उड़ीसा था। ये सब मोस्टली थे बिग प्रोविंस थे। पंजाब से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सेक्शन बी में था, ये डिस्प्यूटेड एरिया थे। एंड आसाम एंड बंगाल जो है ये भी थे, ठीक है, अलग से कर दिया था। Apart from this, the provinces of the Chief Commissioner, Delhi, Ajmer, Marwar, and Kurg will be included in category A. The Baluchistan will be included in category B. Congress accepted the proposals related to the Constitutional Assembly. Yeah, Congress accept कर लिया था Constitutional Assembly का proposal. But since the Muslim League had been given this proportionate representation, it rejected the idea of the interim government. जो मुस्लिम लीग सोची कि हमको अच्छा सा representation नहीं मिला, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया interim government का डिमांड था, प्रपोजल था। द मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव द प्लान, इसने जो पहले अप्रूव किया था, बट व्हेन कांग्रेस डिक्लेयर दैट इट कुड चेंज द स्कीम थ्रू मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे रिजेक्टेड द प्लान। मतलब कांग्रेस ने बोला कि जिसकी मेजॉरिटी रहेगी वो इस प्लान को, स्कीम को चेंज कर सकती है। तो क्योंकि यार मुस्लिम लीग ने सोचा कि ये कांग्रेस तो खुद मेजॉरिटी में है तो ऑटोमेटिक कर ले गया, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को। मुस्लिम लीग ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय
लॉर्ड बावेल ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन 13 अक्टूबर 1946 में, फिर उसने ज्वाइन कर लिया जब जो लॉर्ड बावेल जो वायसराय थे बहुत बार रिक्वेस्ट किए थे उसी इंग्लिश से, ठीक है। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड बावेल, ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1940 से 46 तक लगभग 7 ईयर तक ये थे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। अबुल कलाम आजाद negotiated with both Cripps Mission and Lord Wavell. He presided over Congress from 1940 से 46 तक। Who was the president of the Indian National Congress during the visit of the cabinet mission to India? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। Maulana Abul Kalam Azad was the president of the Congress during the arrival of the cabinet mission to India. He was authorized by Congress Working Committee for discussion with mission. He negotiated with the members of the cabinet mission 6 अप्रैल 1946 को उसने उन्होंने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर आ गए हम लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। लेट्स टेक ब्रेक ऑफ 2 मिनट 2 MB के, ठीक है। यू कैन ड्रिंक वाटर एंड देन कम, ठीक है। So let's start, guys. Constituent Assembly. Yeah. Let's start with the Constituent Assembly 1946. So we will start this. ठीक है, that Constituent Assembly 1946 का। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा स्टैटिक पार्ट से, ठीक है। तो स्टैटिक ही पूछते, थोड़ा इसमें याद करने वाला रहता है इसमें।
डेट और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और किसी का नेम भी आता है स्मार्ट इसमें इंपॉर्टेंट। तो उसको देखिए, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 जो कैबिनेट मिशन आई थी ना, वो प्रपोज की थी ना 1946 वाली मार्च में आई थी, तो वो प्रपोज की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। उसके बेसिस पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा और आपको जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इसके बेसिस पे, और इंडिया जो है इंडिपेंडेंस मिल जाएगा आराम से। तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था इसके बाद। तो इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक। इसको नहीं पढ़ना है। Let's start with the first question. So first question, what is saying that which one of the following first voted? इसमें जो है कौन सा सोचा, मतलब जो नेम दिया है, मतलब इस पार्टी का नेम दिया है, इसमें से कौन जो है फर्स्ट बार सोचा कि द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इंडिया। किसने सोचा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने पहले सोचा था? कांग्रेस पार्टी सोची थी 1936 में ही, इसी ने सोची थी, कांग्रेस पार्टी नहीं। सो बी विल योर आंसर, ठीक है। Idea of the Constitution of India was seen in the Swaraj Bill of 1895. Yeah. The idea of the Constitution of India was seen in the Swaraj Bill of 1995 for the first time, but officially it was stated in the Firozpur Congress session in 1936 में officially आया था। In this session, the Constituent Assembly was explained. It is notable that, ठीक है, option A would be Swaraj Party 1934, then it would be the correct answer. The Swaraj Party demanded the डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन रांची 1934, ठीक है। कांग्रेस पार्टी लेकिन पहले माने जाते हैं, ऑफिशियली जो बोलते हैं, ऑफिशियली बात कर रहा है ना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, यह सेटअप हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंडेड अंडर द कैबिनेट मिशन। The president of the cabinet mission declared that the main purpose of this mission was to make a constitution committee for constitutional reforms in India. According to the proposals of the cabinet mission, the assembly of the constituent assembly will be constituted by the representative of the legislative assembly. ये जो assembly रहेगी ना, देखिए proposal of the cabinet mission क्या था, the assembly of the constituent assembly जो रहेगी, जहाँ constitution बनेगा, will be constituted by the representative of the legislative assembly of the provinces. इसमें कौन कौन रहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के। चीफ कमिश्नर से रहेंगे उसमें, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट रहेंगे। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर रहेंगे वो रहेंगे जो ऑलरेडी इलेक्टेड हो चुके हैं। चीफ कमिश्नर्स रहेंगे, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स रहेंगे इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था इसकी बेसिस पे, ठीक है। Which one of the following gave the idea of the Constituent Assembly for India? किसने दिया था? एक कैबिनेट मिशन ने दिया था। Under the cabinet mission plan, the total number of seats allotted to each province in the Constituent Assembly was roughly in the ratio of one representative to the population of 10 lakh person. उसको जो Constituent Assembly में वन मेंबर था, वो 10 लाख persons को रिप्रेजेंट करता था। Under the cabinet mission, the total number of the seats allocated to each province in the Constituent Assembly was roughly in the ratio of one representative to the population of 10 lakh persons on a communal basis. Three classes of voters were accepted. जनरल थे उसमें, मुस्लिम्स थे एंड सिख थे। ओनली पंजाब में जो सिख रहते थे उनको ही मानते थे हम लोग उस समय। The first session of the Constituent Assembly was held on, कब हेल्ड हुआ था फर्स्ट सेशन? अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले नॉन परमानेंट मतलब टेम्पोररी थे प्रेसिडेंट। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनते हैं परमानेंटली। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका था। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला मीटिंग, ठीक है। आफ्टर 2 days राजेंद्र प्रसाद was elected as a permanent president। देख लिए बात कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद जो है उसको इलेक्टेड हुए थे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। वो मैंने फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे इसमें? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, असेंबली के प्रेसिडेंट थे।
Dr. Rajendra Prasad was the permanent president of the Indian Constituent Assembly. Dr. B.R. Ambedkar was president of the drafting committee. ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट प्रेसिडेंट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वाज प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। डॉक्टर अम्बेडकर किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन पावर कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू जो थे क्या थे? प्रेसिडेंट थे। किसके प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रेसिडेंट किसके थे? यूनियन पावर कमेटी के। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक्स्ट्रा थे, जो उसमें जवाहरलाल नेहरू किसके प्रेसिडेंट थे? यूनियन पावर कमेटी के और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल वो प्रेसिडेंट था एडवाइजरी कमेटी के, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के प्रेसिडेंट थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रेसिडेंट थे किसके? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। अब वल्लभ और पीटी नेहरू किसके थे? यूनाइटेड पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ये कौन थे? सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। देखिए सत्यानंद सिन्हा तो नहीं है, आप देखिए है ना, लेकिन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवरेन, मतलब जो परमानेंट की बात कर रहा है, सोवरेन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब नॉर्मली थी, टेम्पोरेरी पूछे आप परमानेंट बोले तब राजेंद्र प्रसाद और सत्यनारायण सिन्हा में चुनेंगे, नहीं तो नॉर्मली पूछ रहा तो राजेंद्र प्रसाद को ही माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The Constituent Assembly was not sovereign at the time of the formation. It was declared sovereign on 15th August 1947 AD, and that day Rajendra Prasad was elected as a permanent president of the Constituent Assembly. ठीक है, Rajendra Prasad was elected as a permanent president of the Constituent Assembly. So Rajendra Prasad is the correct answer. ठीक है, सोवरेन की बात कर रहा है, मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस समय कौन थे? 15 अगस्त 1947 को इंडिया सोवरेन डिक्लेयर हो गया था। उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है इलेक्ट हुए थे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसलिए आंसर सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा सही है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946। सही बात है। ठीक है, जिन्ना साहब मेंबर नहीं थे। फर्स्ट सेशन 46 में हुआ था। फर्स्ट अडॉप्टेड, ये गलत बोल रहा है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, तो ये गलत है ना। ये विल बी योर करेक्ट आंसर। Under the cabinet mission plan of 1946, elections were held for the first time for the Constituent Assembly. The elections for 296 सीट्स असाइन टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से। इसमें से जो सीट्स थी उसमें 296 मिली थी, जिसको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को मिली थी। वर कंप्लीटेड बाय जुलाई 1946। कांग्रेस ओन 208 सीट्स एंड मुस्लिम ओन 73 सीट्स एंड अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ओन 15 सीट्स। मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द फर्स्ट, ठीक है, ये मेंबर ही थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वह फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया थी। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बना था यूपीएससी का। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट इन दिसंबर 1946 को जब मिली थी पहली बार। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो देन बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन कब 11 दिसंबर 1946 को, एंड लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कब अडॉप्ट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, टू ईयर 11 मंथ 19 डेज लग गया था, मतलब लगभग 3 इयर्स लग गया था इसको पूरा करने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसलिए वो बोल रहा है 1949 में 26 नवंबर को अडॉप्ट हो गया था। अब लागू मतलब जो कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ना कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे जो इमरजेंसी ज़्यादा था उस समय। ठीक है, लेकिन जो पूरी तरह का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरी तरह से। Which political party national executive called for the dissolution of the Constituent Assembly and its re-election by the adult suffrage? The Socialist Party बोली थी सर।
यही सब बोल सकते हैं कि फिर से लगाइए, ठीक है, फिर से जो है एडल्ट सफरेज बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कीजिए। गजब लोग होते थे कि नहीं, देश को पहले आजाद कराइए, सब नहीं देखना। The National Executive of the Indian Socialist Party in 1946 AD demanded the dissolution of the Constituent Assembly and its re-election through universal adult suffrage. Socialist leaders such as Jayaprakash Narayan and Ram Manohar Lohia, argued that the Constituent Assembly, which was indirectly elected by the provincial legislature, did not adequately represent the common Indian people. कि जो Constituent Assembly के जो मेंबर थे ना, indirectly elect हुए थे, जैसे जो एमएलए रहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली को, वही वहाँ जाते थे, ठीक है, इलेक्ट होते थे उसमें से। अब कुछ वहाँ से चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ लोग आ जाते थे। अब प्रिंसिपल स्टेट के थे, नॉमिनेटेड थे, तो मतलब डायरेक्टली कोई इलेक्ट नहीं हुआ था जनता से। तो यही सब बोल रहे थे जो सोशलिस्ट थे कि जनता को भी इंक्लूड करो यार, क्यों, अदरवाइज वी विल बाइकॉट इट। Which were indirectly elected by the provincial legislature did not adequately represent the common Indian people. Thereafter, these leaders advocated for a more democratic process and called for the reconstitution of the Constituent Assembly based on the universal adult suffrage. Based on the universal adult suffrage. Sachidanand Sinha was associated with इससे एसोसिएटेड थे, ये जो थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे ना, क्विट इंडिया मूवमेंट से थे सचिदानंद सिन्हा, यही थे ना पहले मेंबर थे। तो मैं बताया ना, पहले सचिदानंद सिन्हा जो थे पहले प्रेसिडेंट थे टेम्पोररी, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से भी रिलेटेड थे ये। सचिदानंद सिन्हा वाज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ही वाज इलेक्टेड एज टेम्पोररी प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946 को यह इलेक्ट हुआ था पहला टेम्पोररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा। देखिए इतना बार पूछ चुका पीवाईक्यू में, लेकिन यूपीएससी भी इसको पूछ लिया था, बहुत से लोग गलत कर दिए थे इसको। Who among the following held the office of the Speaker in the Central Legislative Assembly of British Era and Parliament of India? Who among the following held the office of the Speaker in Central Legislative Assembly of British Era and Parliament of India? कौन लीड किया था? तो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर held the office of the Speaker of the Central Legislative Assembly of British Era, ठीक है, 1946 से 1947 तक, एंड वाज स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1952 से, ठीक है, 1952 से 1956 तक। वह प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बॉम्बे प्रोविंस 1936 से 1946 तक, 1937 से 1946 तक। तो वैसे पूछा जाए कि पहला स्पीकर कौन थे, तो इन्हीं को माना जाता है जीवी मावलंकर थे, फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, यही थे स्पीकर। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं यार फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946, ठीक है, इंटरिम मतलब टेम्पोररी, तो यही बोले थे कि फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946, ठीक। इसको तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? को कौन जो है हेड किया था इंटरिम कैबिनेट को 1946 में? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जो थे इंटरिम कैबिनेट को हेड किए थे, जवाहरलाल नेहरू। After accepting the last offer proposed by the Viceroy Lord Waver, ठीक है, पूछ रहा कि देखिए इंटरिम गवर्नमेंट की बात बोल रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें से इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही थी, जो इलेक्शन हुआ था उस समय भी, ठीक है, यही बोल रहे हैं इसमें, कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। लॉर्ड वावेल कोई परेशान लोग कर दे रहे थे कि लॉर्ड वावेल उसमें क्या था वायसराय एंड गवर्नर जनरल, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई बहुत ज़्यादा थी, कम मत समझिएगा, क्योंकि
ये उस समय वायसराय था ना, तो वही बोल रहा है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन द ईयर 1946। तो इंटरिम गवर्नमेंट कैबिनेट को कौन लीड किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आफ्टर एक्सेप्टिंग द लास्ट ऑफर प्रपोज्ड बाय द वायसराय, वावेल फाइनली इनवाइटेड कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है। The first Indian interim government under the leadership of the Nehru was announced on 24th August 1946 AD and officiated on 22nd September 1946 AD, in which Muslim League did not participate. मुस्लिम लीग जो है पार्टिसिपेट ही नहीं की थी। ठीक है। When was an interim government formed under the Jawaharlal Nehru? तो कब फॉर्म हुआ था? जैसे आप पूछा है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द लास्ट ऑफर प्रपोज बाय लॉर्ड वायसराय, लॉर्ड वावेल जो है, अब फॉर्म इनवाइटेड कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू टू फॉर्म गवर्नमेंट। दिस फर्स्ट इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू was announced on 24th August 1946 and officiated on 22nd September 1946 AD, in which Muslim League did not participate. मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट ही नहीं की थी। इन द लीडरशिप ऑफ द पीटी नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 में फॉर्म होती है। देखिए, इसको डेट भी चाहिए, तो सितंबर था उसमें। मतलब गजब लोग होते हैं यार, इसको डेट लिख कर ही नहीं आए। हाँ, कुछ डेट वैलिड होते नहीं, मैक्सिमम लोग पूछ लेता है, आदमी रह जाता है ना। तो 1946 सितंबर में ये जो है पीटी नेहरू जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किए थे। ठीक। व्हेन वाज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म अंडर जवाहरलाल नेहरू? ये थी सितंबर 1946 था ना, इसी समय इन्होंने फॉर्म की थी अपनी एसोसिएशन। कौन सा था? देखिए, ये था इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। Who was given the princely portfolio in the national provisional government? इनको मतलब एक पोर्टफोलियो मतलब मिला था, डिपार्टमेंट मिला था नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट का। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसमें जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट का वो मिला था पोर्टफोलियो। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन द, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, इनको क्या दिया गया था? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, इनको आयरन मैन बोलते हैं ना, बिस्मार्क की तरह। ठीक है। तो was given the principal portfolio of the national provision, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल was given the principal portfolio, प्रिंसिपल पोर्टफोलियो इनको मिला था सरदार वल्लभ पटेल को। होम अफेयर्स में मिला था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला था इन द नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट में। होम डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप? तो ये सरदार वल्लभ भाई के अंडर में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। His portfolio was held by the Dr. Rajendra Prasad in the interim government formed in the year 1946 में। कौन सा जो पोर्टफोलियो था राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था? तो ये इसमें क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ये डिपार्टमेंट था। फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन द ईयर 1946। इन दिस गवर्नमेंट द पोर्टफोलियो ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री वाज हेल्ड बाय द बलदेव सिंह। अब देखिए, बल मतलब फोर्स का प्रयोग करना, तो ये डिफेंस का प्रयोग करना, तो यही थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ठीक है, कॉमनवेल्थ रिलेशंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स वाज लेफ्ट बाय द जवाहरलाल नेहरू। जो एक्सटर्नल अफेयर की चीजें होती हैं वो जो किसके द्वारा हेड किया गया? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू ने इसको हेड किया था। ठीक है, कौन हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको हेड किया था। ठीक है, तो उसमें देखिए जो लीडर थे बहुत बड़े बड़े मतलब काम करते थे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो यही बात है इसमें। लेट्स सी नेक्स्ट वन। ठीक,
In the interim government 1946 who held the railway portfolio, एक्सटर्नल अफेयर को तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था, इतना याद रखिएगा, जो एक्सटर्नल अफेयर रिलेटेड थिंग्स जवाहरलाल नेहरू को मिला था। इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 हु हेल्ड द रेलवे पोर्टफोलियो, रेलवे कौन पोर्टफोलियो, बलदेव सिंह तुब्बल का डिफेंस मिनिस्ट्री को मिल गया था इनको, आसफ अली को क्या मिला था, रेलवे पोर्टफोलियो मिला था। उस समय जो है रेलवे का बजट जो है अलग से आता था। आसफ अली थे, ये मेल थे और आसफ अली फीमेल थे, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, चीजें हैं, ठीक है। In the interim cabinet of 1946, railways and transport portfolio was headed by Asaf Ali. Yeah. When the Indian Muslim League was inducted into the interim government 1946, लियाकत अली खान was assigned the portfolio of defense. इनको फाइनेंस दिया गया था, लियाकत अली खान को फाइनेंस दिया गया था। भाई ठीक है, विश्वास करते हैं हम लोग, ठीक है, विश्वास मत तोड़ना, लेबर तोड़े तो गए, खत्म कहानी, ठीक है। ब्रिटिश वाले पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ब्रिटिश जो है बहुत खतरनाक है ना। A series of meetings took place between Jinnah and Lord Babel, and ultimately Muslim League joined the interim government in October 1946 AD. लियाकत अली खान was appointed as finance minister. लियाकत अली खान was appointed as finance minister. ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता एग्जाम में। जो लियाकत खान थे मुस्लिम थे यार, तो उनको बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई थी, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई थी। वो इम्पोज हाई ड्यूटी ऑन इट्स ट्रेडर्स एंड पीपल इन द बिजनेस इन हिज बजट, उन्होंने बहुत हाई ड्यूटी लगा दी थी ट्रेडर्स एंड पीपल पे इन द बिजनेस इन हिज बजट में, उन्होंने बढ़ा दिया था, उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, हाई ड्यूटीज को। हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो कौन थे, लियाकत अली खान थे जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट के। कौन थे फाउंडर मेंबर मिनिस्टर कौन थे, लियाकत अली खान थे फाइनेंस मिनिस्टर के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। हुए मतलब फॉलोइंग हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर इन द नेहरूज इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 में, तो ये लियाकत अली खान थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बहुत बड़ी पोस्ट दी गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना चाहते थे ये लोग, ताकि ये डिवाइड की मांग न करें। हु आज ठीक है, allotted the portfolio of the labor department in the interim government's cabinet 1946, इसको दिया गया था, ये थे जगजीवन राम को, क्या दिया गया था, लेबर डिपार्टमेंट की दी गई थी, लेबर डिपार्टमेंट, इसका आंसर होगा जगजीवन राम, ठीक है। In the interim government formed in 1946 AD, the labor department was given to बाबू जगजीवन राम। राजेंद्र प्रसाद was given the department of, देखिए जब बाबू जगजीवन राम था क्या मिला था, लेबर डिपार्टमेंट मिल गया था बाबू जगजीवन राम को। राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर मिला था राजेंद्र प्रसाद को। जोगिंदर नाथ मंडल को क्या मिला था, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मिला था, ठीक है। जोगिंदर नाथ मंडल को क्या मिला था, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मिल गया था, ठीक। Who among the following क्या पूछ रहा है, Who among the following was not member of the interim government cabinet, तो इसमें कैबिनेट का मेंबर कौन नहीं है, देखिए जवाहरलाल नेहरू तो थे, बलदेव सिंह थे, बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बना गया था, बट ये अली जहर को मिलाया गया था, बट बी आर अम्बेडकर को नहीं, ये तो बाद में आए थे ना, तो बी आर अम्बेडकर जो आंसर हो जाएगा इसके। The interim government of India was formed on the 2nd September 1946 from the newly elected Constituent Assembly as per the cabinet mission plan, which was declared on 24 December 1946. After inclusion of the league in the interim government, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Ibrahim Ismail चुंद्रिगार, सी राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान, ठीक है,
Ghaznafar Ali Khan, Jagjeevan Ram, Abdul Rahab Nastar, Asaf Ali, and Sheikh Baba were introduced. Some members like Saraj Chandra Bose, Sir Safas Ahmad Khan, and Sayyid Ali Jahar, appointed earlier as designed to make room for the Muslims League nominee, who joined Constituent Assembly on 26 October 1946. B.R. Ambedkar was not included in the interim cabinet. तो बी आर अम्बेडकर थे ना, वो इंटरिम कैबिनेट में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, ठीक है। Who among the following was not minister in the interim government formed on 2nd September 1946? कौन जो है मिनिस्टर नहीं था, कब कब 2 सितंबर 1946 को? ये था लियाकत अली खान एंड अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इस मिनिस्टर नहीं थे लियाकत अली खान एंड अबुल कलाम आजाद, है ना। Who among the following, who among the provinces Muslim League formed the government after 1946 election? कौन सा प्रोविंस थी मुस्लिम लीग की फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन? तो ये बंगाल प्रोविंस थी, ठीक है ना। मुस्लिम लीग फॉर्म द गवर्नमेंट इन बंगाल अंडर द AK फजलुल हक with an alliance of the Krisak Prajam Party in the elections of 1946 AD. But later the ministerial cabinet of the Muslim League was associated with. But later the ministerial cabinet of the Muslim League was formed. Yeah. Leader of the Muslim League in Bengal and Prime Minister of the provinces was H.S. Suhrawardi. ठीक है। The leader of the Muslim League in Bengal and Prime Minister of the provinces was H.S. Suhrawardi. H.S. Suhrawardi थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे, ये तो बहुत फेमस था, बहुत सारे मर्डर हुआ था, हिंदू मारा गया था, मुस्लिम मरे थे। ये 16 अगस्त 1946 को ये डायरेक्ट एक्शन डे होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसमें, तो ठीक है। ऑप्शन आसान लगता है लेकिन यहीं से बनता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। Sixteenth August 1946 was the date which was decided by the Muslim League as the direct action day। इस डेट को जो था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लोगों ने बोला था कि वायलेंस करेंगे। Muslim League demanded separate Pakistan by rejecting the interim cabinet decision of the Viceroy. On that day, by spreading riot, they wanted to show that Hindu and Muslim cannot exist together. Yeah. Demand during the action, Noah Khali was the center of riots. Okay, Noah Khali, center of riots उस समय, ठीक है। When did the Muslim League announced direct action day? तो ये 46 था ना 1946, तो इसको 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, ठीक है। एक मूवी भी आया है बंगाल फाइल्स, तो अच्छे से दिखाया है कि कैसे बंटवारा हुआ 16 अगस्त 1946 को, ठीक है ना। When did Muslim League observe डायरेक्ट एक्शन डे? तो ये 16 अगस्त 1947 को, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे इसने डिक्लेयर कर दिया था। कल 16 अगस्त 1946 को। देखिए लास्ट ईयर कुछ किया था 2024 में, ये सेम थिंग। नाउ वी हैव कम द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। अब देश को आज़ाद, मतलब आज़ाद होगा लेकिन इसमें पार्टीशन भी होगा इंडिया का, और सीधे इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी इसके बाद, ठीक है ना। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ था, इंडिपेंडेंस कैसे मिली थी, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक लीजिए, वी विल स्टार्ट सून, ठीक।
हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। ब्रेक खत्म किया जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। अब यहाँ से इंडिया जो है आज़ाद हो जाएगा, इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। ये थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट को आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, मन करेगा तो, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, मत पढ़िएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? Which one of the following parties was in power in the UK when India got independence? लेबर पार्टी से उसमें हार्ड वर्क की थी, इंडिया हार्ड वर्क से हो पाई थी ना इंडिपेंडेंस। तो वही पूछ रहा है कि हार्ड वर्क किया तो क्या मिला, तो उसमें पार्टी कौन थी यूके की? लेबर पार्टी थी ना, लेबर पार्टी थी। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्लेमेंट रिचर्ड इटली फ्रॉम लेबर पार्टी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके फ्रॉम 1945 से 1951 तक प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? क्लेमेंट रिचर्ड इटली थे, ठीक है। हु आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस? तो ये थे क्लेमेंट इटली साहब थे, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उसमें, और इंग्लैंड के। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड डिक्लेयर टू लीव इंडिया बाई जून 1948, ठीक है। तो उसने कब डिक्लेयर किया था कि हम जून 1948 तक ये जो है छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो है इंडिया को छोड़ देंगे, 1948 में छोड़ देंगे। देखिए फरवरी 1947 में बोला था उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश एटली डिक्लेयर्ड इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स ऑन फरवरी 20, 1947 दैट ब्रिटिश विल लीव इंडिया बिफोर जून 1948 आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर टू लेबर पीपल। एटली अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने अपॉइंट किया था एज वायसराय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ द बाबर। माउंटबेटन इनिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द पावर ट्रांसफर इन मार्च 1947 से उन्होंने शुरू कर दिया था इंडिया को कैसे ट्रांसफर करना है पावर को। Lord Mountbatten came to India as a Viceroy along with specific instruction to persuade the keep the India united if possible। मतलब इंडिया को यूनाइटेड रखना था कि यदि पॉसिबल हो तब, यही ऑब्जेक्टिव था उसमें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम क्लेमेंट इटली announced on 20 February 1947 in the House of the Commons that he wished to transfer powers to India, but also said that if in time the decision related to the constitution is not made British Empire British Empire has the power to transfer government to any of them, ठीक है। कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, ठीक है, हाउस ऑफ द कॉमन दैट ही विश टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया बट आल्सो सेड इफ इन टाइम द डिसीजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो डिसीजन है उसको नहीं लिया गया तो ब्रिटिश हैज द पावर टू ट्रांसफर गवर्नमेंट टू एनी ऑफ देम। जो गवर्नमेंट है इंडिया की किसी को भी दे सकते थे। दस टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर इटली डिसाइडेड टू सेंड लॉर्ड माउंटबेटन as Viceroy of India. The Lord Mountbatten, armed with vast powers, became India's Viceroy on 24th March 1947। उसको बहुत सारी पावर मिल गई थी। Mountbatten became Viceroy of India with a mandate of to oversee the British withdrawal। Lord Mountbatten came to India as Viceroy of India along with specific instruction। किस तरीके से इंस्ट्रक्शन आया था? to keep India united, ठीक है, if possible, कि इंडिया को यूनाइट रखिए यदि पॉसिबल हो तो। However, he was authorized to make decisions according to favorable, ठीक है। He was right to make decisions according to favorable Indian circumstances and minimum British laws। Mountbatten concluded that United India was an unachievable goal। अनअचीवेबल गोल कि यूनाइटेड इंडिया जो है कभी फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। एंड रिजाइन हिमसेल्फ टू प्लान फॉर पार्टीशन, ठीक है। उन्होंने खुद से रिजाइन करके बोला कि पार्टीशन फॉर प्लान के लिए बात की थी, क्रिएटिंग द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, ठीक है ना। ऑन फरवरी 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय। तो उन्होंने बोला था कि हम जून 1948 तक छोड़ देंगे इंडिया को। उसके पहले इनको छोड़ना पड़ा था, इंडियन अग्रेसिव हो गए थे इंडिया वाले। इतना मतलब कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी किसी तरह आज़ादी चाहिए था, मिल गया इंडिया को, ठीक है, और उन्हें छोड़ दिया पहले ही। ऑन 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली अनाउंस इन द हाउस ऑफ द कॉमन दैट ब्रिटिश वुड लीव इंडिया बाय जून 30, 1948 तक छोड़ देंगे। Which plan became the platform of the Indian independence? The Mountbatten plan became the Indian independence का प्लेटफॉर्म बना था माउंटबेटन प्लान। Lord Mountbatten came to India in March 1947 with the purpose to give complete independence to India. Decided 15th August 1947 as the date for the power transfer. He made a plan of the partition of India
अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इटली विच वाज कंसीडर्ड अ माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन प्लान बनाया गया था जो इंडिया के बंटवारे की बात करके चला गया था। द माउंटबेटन प्लान बिकेम द बेसिस फॉर द ट्रांसफर पावर एंड पार्टीशन कंट्री के दोनों के लिए वो रीजन बनी थी माउंटबेटन प्लान, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पावर पार्टीशन कंट्री। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास की थी? जुलाई 1947 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी जिसने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दी थी। आज पर द माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 एडी ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट on July 1947. The bill received royal assent of the majority on 18 July 1947. In this act, India and Pakistan were decided as the two dominion states with effect from 15th August 1947. इंडिया और पाकिस्तान है वो दो डोमिनेंट स्टेटस में दिखेंगे ऑन 15th अगस्त 1947 तक। इसलिए वो 14 अगस्त को ही पाकिस्तान वाले आज़ाद अपने आप को मार लिए थे और इंडिया वाले 15 अगस्त को थी मिडनाइट में। तो इसलिए मतलब हर प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए इंडिया जो है एक्टिव हो गया था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब फोर्स में आया था? 18 जुलाई 1947 तक। द फार्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर सोवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 वाज नोन एज फार्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 वाज नोन एज माउंटबेटन प्लान। ट्रांसफर पावर की बात कर रहा था ये। द माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन, कब डिक्लेयर हुआ था माउंटबेटन प्लान का? 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को। माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 3 जून 1947 एडी, ठीक है। इंडिया का बंटवारा हुआ कब डिक्लेयर किया गया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अकॉर्डिंग द फॉर्मल अप्रूवल टू द माउंटबेटन प्लान बाय enacting, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अकॉर्डिंग द फॉर्मल अप्रूवल टू द माउंटबेटन प्लान बाय enacting द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें आज़ाद हो गया था। ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री इन 1947, ब्रिटेन थी ना इंडिया को फ्री बना दी थी 1947 में, 1947 में जो है इसको फ्री बना दी थी। और यूके क्या बोलता है कि इंडिया को हम जून 1948 में छोड़ेंगे। तो देखिए क्या बोला, ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री 1947, सही बात है, 15 अगस्त 1947 को बना दिया फ्री। ब्रिटेन हैव बिकेम वीक ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये भी एक सही बात है, ये भी एक सही बात है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। British were weak after the Second World War, and after evaluating the national movement of India, it is clear that people of various caste, religion, organization, and parties contributed to the independence. The British sovereignty continued to exist in free India. The British sovereignty continued to exist in free India. Okay. The British sovereign appointed the last Governor General of Free India. सही बात है, लगभग में तो पहला सही गलत क्योंकि सोवरेंटी नहीं थी, क्योंकि आज़ाद हो गया था ना 15 अगस्त को, सोवरेंटी खत्म हो गई थी। लेकिन दूसरा वाला सही है, फॉरेन सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया, ठीक है। यही था दूसरा सही है कि आपको कि ब्रिटिश जो है अपॉइंट किया था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया है। The Indian Independence Act was presented in the House of the Commons in the Bihar Parliament on 4 July 1947 AD. It received royal assent on 18 July 1947 AD. According to its provisions, the British government would not continue any control. The British government would not continue any control over any domination from 15th August 1947 AD. Then the second string correct as British sovereign appointed the last Governor General of India. Yeah. The Indian Independence Bill received the royal assent on, ये कब रॉयल असेंट मिले थे? ये 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल असेंट कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी, ठीक है। कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी।
असेंट, रॉयल असेंट मिले थे इंडिया को और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है ना। The Indian Independence Act of 1947 was an implementation of the Mountbatten Plan. The Indian Independence Act was presented in the House of the Commons of the British Parliament on 4th July 1947 by the then Prime Minister of the United Kingdom Clement Attlee. The Indian Independence Act was presided over by the House of the Commons on 5th July 1947. So, the Independence was passed by the House of the Commons on 15 July 1947. और next day by the House of the Lords, तो उसको हाउस लॉर्ड्स ने भी इसको अप्रूव कर दिया था उड़ीसा को। फाइनली इट रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947 को इसने रॉयल असेंट भी प्राप्त की थी। द बाल्कनाइजेशन ऑफ द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ कि टुकड़े में करेंगे इंडिया को, एक लॉर्ड माउंटबेटन थे। The Balkan plan for fragmentation of India was the brainchild of the Lord Mountbatten था वो। After arriving in India to negotiate terms for the independent India, Mountbatten soon concluded that transfer of power to one central representative constituency assembly for India would be impossible to achieve as neither the India National Congress nor the Muslim League would agree to the terms. As he accordingly came up with the Plan Balkan. Separate dominion for Pakistan was the princely states and the rest of the British India with certain key areas of the administration run by the central government. The Indian National Congress agreed in 1947 to partition of the country mainly because they wanted to avoid large scale communal। उसमें देखिए बहुत से कम्युनल राइट्स हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे को मार उड़ रहे थे, ये खत्म कर दे रहे थे, लिख कर दे रहे थे। इसको अवॉइड करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड हो गई थी 1947 में टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली फाइनली। क्यों? तो एक माँ होती है ना, बेटे के लिए जो है कर सकती है कि इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकती है। तो वो देखिए यही बोल रहा है, दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल, उसमें कम्युनल अवार्ड चल रहा था, ठीक है। तो सेफ्टी इनसाइड द रूम उस समय बहुत जरूरी थी, जो नोआखाली में चल रही थी और कहीं पर भी बंगाल में। Attlee announced the appointment of the Lord Mountbatten as Viceroy, replacing Lord Wavell. The Lord Mountbatten, the last British Governor General and Viceroy, arrived in India in March 1947 AD and immediately began to take measures for the transfer of power. The prevailing communal violence in the country led Mountbatten to announce the partition plan on June 3rd 1947 को उन्होंने बोला कि इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया जाएगा। The Congress leader too had come to the conclusion that partition was the only choice to check the disparate communal violence and bloodshed that was ravaging the country. The plan provided for the immediate transfer of power on the basis of the grant of dominion status. उसमें देखिए इंडिया क्या मिला था, डोमिनियन स्टेटस मिला था। इसमें से किंग क्राउन जो है उस पर रूल तो करेगी, लेकिन और सब जो डिपार्टमेंट है इंडियन रूल करेंगे। Indian National Congress agreed to the partition of the country mainly because they wanted to avoid large scale communal riots. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। ठीक है, ये सही बात है, तभी ना बोले थे कि 11 ईयर का लड़का उनका छोड़ जाएगा, तो बोले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान, ये सही बात है। इट बिलीव्ड इन टू नेशन थ्योरी, बिलीव तो नहीं करती थी क्योंकि यूनाइट चाहते थे, लेकिन ब्लैकमेल के कारण ये जो एक्सेप्ट कर ली थी। तो सी विल बी योर आंसर। ठीक है, आंसर एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान 3rd जून में हुआ था, बट दे नेवर एक्सेप्टेड टू नेशन थ्योरी, कभी उन्होंने बाल्कनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया था। द रीजन बिहाइंड देयर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान वाज टू अवॉइड कम्युनल राइट्स को, वो सब चाहते थे कि अवॉइड हो सके। As an alternative to the partition of India, Gandhi suggested the Mountbatten that he invite जिन्ना to form the government। उन्होंने बोला कि जिन्ना को बुला लाइए, उसको ही यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, इंडिया का ही बना दीजिए। सोचिए कितने महान पर्सन थे गांधी जी, मतलब खुद अपने दोस्त को दे दिए थे, और जो दोस्त था खुद मतलब जो उनसे घृणा करता था, तो ऐसे मतलब महान पुरुष थे उस समय। बताइए, द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन गांधी जी एंड माउंटबेटन टुक प्लेस इन जून ऑन 31 जून 1947 को। ठीक है, मीटिंग हुआ था किसी गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में। आज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड द माउंटबेटन दैट द बेस्ट कोर्स वुड बी
to task Jinnah to take over as Prime Minister of interim government and run the affairs of the country, but this suggestion of Gandhiji was not acceptable to the Congress leaders and the Congress working committee. He told his attendants, "Today I find myself all alone. Yes, Sardar and Jawal think that he was wrong, and peace was sure to return if the partition was agreed upon. Nevertheless, I speak of as I feel we may not feel the same mood in full impact. Yeah, immediately, but I can see clearly that the future of the independence gained at this price is going to be the dark. So the evil I apprehend overtake India. I'll let posterity know what agony this old soul went through. Thinking about it, let's it not be the said that Gandhiji was party to the Indian VV section here. The Red Cliff Committee was appointed to जो रेड क्लिफ थी कमेटी किसके लिए अपॉइंट की थी बताइए भाई ते इंक्वायर डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया पाकिस्तान के लिए थी द रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू थी किस लिए थी द डिमार्केशन एंड ऑर्डर डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है ये रेड क्लिफ कमेटी थी कि इंडिया और पाकिस्तान के वाटर को डिवाइड किया जाए ठीक है ना let's see Vasra the British India Lord Mountbatten found two commissions namely Punjab Border Commission and Bengal Border Commission to decide the borderline between India and Pakistan on June 30, 1947. Cyril Radcliffe was appointed as president of the both commissions. These commissions had to determine borders by the Muslims and non-Muslim population. They had to consider other factors too. There were 4 members in each commission, of which 2 were from Indian National Congress and 2 from the Muslim League. Who headed the boundary commission appointed in 1947 in the country's 78 partition? तो ये थे Radcliffe जो है इसको हेड किए थे. Who among the following headed to the two boundary commissions set up the delimited the international frontier between India and Pakistan in 1947? तो थे एक शुरू किए थे Sir Cyril Radcliffe. Bengal and Punjab Boundary Commission was established in 1947 under the chairmanship of the British Lord Cyril Radcliffe for the purpose of determining new border between India and Pakistan following independence from British rule. The Radcliffe line became the border between India and Pakistan when the award was published on 17th August 1947, 2 days after the petition. Award मिला था मतलब the last opportunity to award the partition of India was lost with the rejection of the cabinet mission के rejection के बाद यह जो है हो गया था कि अब से यूनाइट होगा इंडिया पाकिस्तान से. The cabinet mission of India 1946 had come up with the plan on 15th May 1946 which intended to create a united India with independent Muslim and Hindu majority provinces which India demand for Pakistan raised by the Muslim League was rejected. Yeah. क्या बोला? The cabinet mission of India 1946 had come up with a plan of system in 1946 which intended to create a united India with independent Muslim and Hindu majority provinces in which demands of Pakistan raised by the Muslim League was rejected. इसमें जो पाकिस्तान की डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने. But Muslim League supported the plan on 6th June 1946 on July 1929 it rejected the plan and called the Muslims to report the direct action. Okay. मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दी थी और स्टार्ट क्या की थी डायरेक्ट एक्शन ठीक है टू अचीव द लैंड ऑफ देयर ड्रीम पाकिस्तान. 16 अगस्त 1947 देखिए डेट में इंपॉर्टेंट है कौन 16 अगस्त 1946 वाज फिक्स्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे एज अ रिजल्ट. देखिए डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था डायरेक्ट एक्शन याद रखिएगा कब हुआ था 16 अगस्त 1946 में. As a result, the last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of the cabinet mission. ठीक है ताकि अब जो है इंडिया को यूनाइट नहीं कर सकते थे इसके थ्रू पे. Who among the following was the chairmanship of the Congress session of the Delhi where resolution of divided India was passed on 15 June 1946. तो उस समय कौन थे 15 जून के 1947 को उसमें थे आचार्य JB कृपलानी थे.
When All India Congress Working Committee accepted the proposal of dividing India in Delhi on 14-15 June 1947 AD, mentioned both dates are found. J.B. Kriplani was the president of the Indian National Congress. This proposal was presented by the Govind Ballabh Pant and supported by Maulana Azad, Sardar Patel, and Jawaharlal Nehru. November 1947 AD, J.B. Kriplani resigned from the Congress chairmanship. After the Dr. Janil Rajan became and interim chairman of the Congress, Patak Sitaramaya became next president of the Congress Jaipur session 1948. Then P.D. Tandon became new president of Congress in Nasi next session 1958. Who presided over the Delhi session of the Indian National Congress in 1947? इथे राजेंद्र प्रसाद जो है प्रिसाइड किए थे दिल्ली सेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 को. Who among the following had seconded the resolution on the partition in the meeting of All India Congress Committee held in New Delhi 1947? तो ये अब्दुल कलाम आजाद साइन किए थे. पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद. A meeting was organized on 14th-15th June 1947 AD by All Indian Congress to approve the plan for the partition of India. On 3rd June 1947 AD, Govind Ballabh Pant introduced the proposal of the partition of India and Maulana Abul Kalam Azad seconded this proposal. Who of the following to the passing of the resolution on the partition in the meeting of the Congress meeting 1947 as the surrender of the nationalism? Yeah. As a surrender of the nationalism in favor of the communalism. ये डॉक्टर किचलू ने बोला था. डॉक्टर किचलू then the president of the Punjab National Congress Committee was in the strong opposition to partition. He termed the partition of India as surrender of the nationalism in favor of the communalism. He isolated himself from Congress and associated himself with the Communist Party of India. In the meeting of the All India Committee on June 14 to 45 to be 1947, who among voted against the partition of India? Khan Abdul Ghaffar Khan जो है against the partition of India के against them. July session 19 Indian National Congress on June 15, 1947 AD. खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी को बोलते थे. जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ना, क्या बोलते थे? सीमांत गांधी बोलते थे. वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. Which of the following assumed the sovereign power at the midnight of the 15 night 15th August, ठीक है 1947 प्रोविजनली. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ठीक है, it is powerful. The Constituent Assembly of the Provisional Parliament assumed sovereign power at midnight on August 15, 1947. A special session of the Constituent Assembly was held in New Delhi on 14th August 1947 AD. Jawaharlal Nehru delivered a speech as the India's first Prime Minister in the Constituent Assembly in New Delhi at midnight on August 15, 1947 AD. This historic speech was full of the ideas and embellishment to inspire a nation. The historic speech was full of ideas and embellishment to inspire a nation, to inspire a nation about to make a new beginning. Who sang Hindustan Hamara of Iqbal and Jan Gan Man of the Central Assembly at midnight of 14-15 1947? तो ये सुचिता कृपलानी उन्होंने गाया था. In the Central Assembly at the midnight of August 14, 1947, Suchita Kriplani sang Jan Gan Man and सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा written by Iqbal. Who appointed the first Prime Minister of India? ये थे गवर्नर जनरल बोलते हैं. गवर्नर जनरल थे, इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर. कौन अपॉइंट करता प्राइम मिनिस्टर को? तो ये गवर्नर जनरल करते हैं उस समय. महात्मा गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन अपॉइंटेड पीटी जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको अपॉइंट कर दिया था. हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. Lord Mountbatten 1947 to 48 was the first Governor General of the Independent India. While Sri Rajagopalachari 1948 से 50 तक was the first इंडियन थे. देखिए लॉर्ड माउंटबेटन तो फर्स्ट था उससे जो 48 में, ठीक है, जब आज देश आजाद हुआ था 46 में. तो फर्स्ट जो इंडियन थी, इंडिया बिहार की, तो फर्स्ट हो गई थी इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है. First independent governor general of independent India. Who among the following was the first governor general of the independent India? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे.
Who was the last governor general of independent India? थे सी राजगोपालाचारी जो लास्ट थे। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक he was the last governor general of independent India. He was the chief minister of Madras 1952 to 54. In 1959 he left Congress due to 1959 he left Congress due to some differences of forming a new party called स्वतंत्र पार्टी। अब पूछ लेगा स्वतंत्र पार्टी किसने फॉर्म की थी 1959 में, तो ये थी सी राजगोपालाचारी थी, ये सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, ये थे राजगोपालाचारी, तो फर्स्ट इंडियन थे टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, ये थे सी राजगोपालाचारी। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन थे, लास्ट वायसराय थे इंडिया के, ठीक है ना। The Lord Mountbatten 1947 to 48 AD was the last British Viceroy and the Indian Governor General of India. He took charge on 4th March 1947 AD and presented the plan of India's partition on June 1947 को उन्होंने पार्टीशन प्लान बना दिया था। वो में द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे थे। Independent India, he became the law minister in the recommendation of the Mahatma Gandhi. He worked as the president of the drafting committee in the constitution. Okay. He worked as the president of the drafting committee of the national of the constitution. Which are the following? क्या चाहिए तो which are the following is the correct sequence of the persons who occupy the office of the president of the India right from the left beginning, ठीक है। कौन सही है? तो राजेंद्र प्रसाद थे, तो राधाकृष्ण बने थे प्रेसिडेंट, उसको जाकर उसको वीवी गिरी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 से 1962 तक। तो सेकंड वाज द सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 तक। थर्ड वाज द जाकर उससे 1967 से 69। वीवी गिरी वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया 1969 से 1947, ठीक है। Who represented Indian National Congress in the partition council headed by the Lord Mountbatten? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार पटेल जो इसको लीड कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन इंडिया हेडेड बाय लॉर्ड जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय द लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इसको हेड किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन प्रेजेंटेड हिज प्लान ऑन जून 3, 1947। माउंटबेटन प्लान जून 1947 प्रोवाइडेड फॉर अ रेफरेंस इन विच द फॉलोइंग प्रोविंसेस जो थे ऑल ऑफ दोस इन बलूचिस्तान थे, नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस थे। The important points of the Mountbatten Plan 3rd June 1947 AD were Punjab and Bengal Initiative Assembly would meet in new groups, Hindu and Muslim, to avoid for partition. If a simple majority of either group voted for partition, then cause the province would be territorialized. Since it would take its own situation, and decision reference in Northwest Frontier Province, Baluchistan, the select district of Assam would decide to the fate of these areas. Since the Congress had considered a unified India, all other points would be made independent for the primary states ruled out. They would either join India or Pakistan. Independence for Bengal ruled out according to the Hyderabad to Pakistan ruled out. Mountbatten supported the Congress on this. The president of the Indian National Congress at the time of partition of कौन थे प्रेसिडेंट? जेबी कृपलानी थे ना, जब इंडिया बंटवारा हुआ तो उसमें कौन थे? नार मौलाना अबुल कलाम आजाद खत्म हो गया था 1946 में, उसके बाद ये आते जेबी कृपलानी साहब आते, ठीक है। वो देखे थे कि बेंच टूटी या की थी। During the partition of India, the Congress president was J.B. Kripalani, who was the governor president from 23rd November 1946, ठीक है। He became president of the INC in May 1946 and he resigned from his post in November 1947. After his resignation, Dr. Rajendra Prasad became the permanent president. Who among the following was the president of the Indian National Congress on 15 June 1947 को?
Who among the following was the president of the Indian National Congress on 15th August 1947? तो ये थे JB कृपलानी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. Who presided over the 1946 session of the Indian National Congress held at Meerut? ये JB कृपलानी प्रेसिड किए थे. Who was the Congress president at the time of transfer of power 1947 in India by the British? तो ये थे JB कृपलानी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब बंटवारा हुआ था. In August 1947, who among the following leaders did not participate anywhere in independent India celebrates? Did not participate anywhere in the Independence Day celebration? तो ये थे महात्मा गांधी. कभी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उसको डेथ हो गया था सबके बाद ही. Mahatma Gandhi did not participate anywhere in the Independence Day celebration of 15th August 1947. He was saddened by the partition of India. He spent the day fasting and in the prayer. January 26, 1958 was chosen for the enforcement of the Constitution because this was an auspicious day, equity movement was given here. Who Congress had celebrated 26 at the first Independence Day. ठीक है, तो B may be the correct one. C is the correct answer. ठीक है, Congress had celebrated 26 January 1930 as the first Independence Day. In the year 1929, at the annual session of the Congress held in Lahore, Purna Swaraj or complete independence was accepted as the goal of the Congress. On other banks, the river Ravi at midnight on 31st December 1929. The tricolor flag of Indian National Independence Day was unfurled. ठीक है, क्या पूछा इसमें देखिए किससे रिलेटेड है. ठीक है, एक पूछा year 1929 the annual A session of the Congress held at Lahore. Purna Swaraj or complete independence was accepted as the goal of the Congress. On the bank of the river Ravi, midnight 1931 December 1929, the tricolor flag of the Indian independence was unfurled amidst cheer and jubilation. 26 January 1938 was marked the first Independence Day, which was to be so celebrated every year. To commemorate this historic city, it was decided to enforce the Constitution on 26 January 1958. Indian nationalism was child of the British rule. Who made this statement? R. Copeland बोले थे. R. Copeland wrote that Indian nationalism was the child of British rule, but he forgot to add that Indian nationalism was an evolutionary child to whom they denied to feed and tried to throttle. मतलब उन्होंने बोला था कि इंग्लैंड ने कि जो रिवोल्यूशन है वो नेशनलिज्म है वो ब्रिटेन का देन है, लेकिन उन्होंने बोला था कि इंडियन ने कि हाँ मान लीजिए ब्रिटेन का देन है. ठीक है, बोला हाँ मान लीजिए ब्रिटेन का थी सटियंस है. ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म बट इंडियन जो नेशनलिज्म है वो इनवॉलंटरी चाइल्ड टू होम दे डिनाइड टू फीड एंड ट्राइड टू थ्रॉटल. ठीक है, वही बोले थे ताकि व्रत रहे. Who among the following said that the most notable achievement of the British rule was unification of India? Panikkar Panikkar stated that the most important achievement of the British rule was unification of entire Indian subcontinent. The British monarch at the time of Indian independence was George VI. George V 1911 में तो George VI हो गए थे. George VI was the British monarch at the time of Indian independence. He was the king of the United Kingdom from 1936 until 1952. ठीक है, कौन थे इसमें? जॉर्ज VI थे. How many principality were merged? ठीक है, principality were merged in the Saurashtra Singh on 15 February 1948. तो इसमें कौन था मर्ज हुआ था इन सौराष्ट्र संघ. ठीक है, on 15 February 1948. On 15th February 1948 AD, after the independence of India, Swarashtra Sangh was formed by the merging 22 municipalities of princely state, 270 of Kathiawar agency and 5 other. ठीक है, यही बोल रहे थे हम. देखिए हम लोगों ने खत्म किया मेजर पोर्शन, हम लोग इस पे आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे इसके बाद. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं इसके बाद. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ये से बात कर रहा है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है ना. यहाँ पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, पार्टीशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो बन जाएगा, उसको तो बना दिए हैं. तो वही पूछा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात कर रहा है इसमें, कैसे कैसे हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की. तो हम लोग इसको कवर कर लेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी थोड़ी है यार.
आराम से पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा, जल्दीबाजी करेंगे तो भूल जाएंगे भाई। इसलिए आराम से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, बिना कोई टेंशन पढ़िए, ठीक है। तो हम तो आप लोग इसको जो है, यू लाइक इट, ठीक है। तो अब आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो यू कैन लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ठीक है। और अगला वीडियो हम इसके बाद डालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। गुड नाइट, 12 बजने वाले हैं, ठीक है। आराम से जाइए, सोइए। गुड नाइट, बाय।